नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग का आज चौथा दिन है और आज का दिन बाकी 3 दिनों से भी अधिक भयावह है। आज परमाणु हमले की भी चर्चा चल पड़ी है। यह पूरे विश्व के लिए बेहद खतरनाक है। इस बीच ईरान ने आज भी कई ऐसे बड़े हमले किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। आज हम इस युद्ध के बीच सामने आ रहे संभावित न्यूक्लियर खतरों की भी बात करेंगे और तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। आज की सबसे पहले जो 7 बड़ी डेवलपमेंट है वो क्या आपको बता देते हैं। ईरान और अमेरिका में भूकंप जैसे झटके लगे। कयास है एटमी टेस्ट मुमकिन है। दूसरी अपडेट और बड़ी खबर, यूएस इजराइल के मुकाबले ईरान के हमले और अधिक ज्यादा तेज हो गए हैं। काफी नुकसान हुआ है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। ट्रंप का कहना है अभी तो पूरी ताकत भी नहीं लगाई है। गेम प्लान आखिर क्या है? क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं ट्रंप? ईरानी विदेश मंत्री ने चीन के समकक्ष से बात की है। संकेत क्या है? क्या चीन से बैकडोर मदद पॉसिबल है, संभव है? दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूएस को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसके क्या संकेत है, इसका क्या असर पड़ेगा? आगे जंग में मिडिल ईस्ट के कई देश बेवजह झुलस रहे हैं। मैसेज क्या है? इजराइल यूएस दोषी हैं जो कहा जा रहा है। कच्चे तेल और गैस की कीमतें और भी बढ़ चुकी हैं। असर क्या होगा? विश्व के सामने क्या एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त खड़ी है? इन पर हम बात करेंगे और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो इस जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बड़ी खबर यह है कि इस वक्त ईरान पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल पर ईरान ने भी हमले किए। तेल अवीव पर देखिए ईरान ने हमला किया है। ये हमले की ताजा तस्वीर है जो बहुत कुछ बता रही है। ये साफ साफ संकेत दे रही है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है। ये देखिए इजराइल के तेल अवीव पर यह भयानक हमला किया गया है और उस हमले के बाद जरा तेल अवीव की सड़कों की तस्वीर देखिए, लोगों की चीख पुकार सुनिए। अफरा तफरी मच गई वहां पर। अब कितनी कैजुअलिटीज की वजह से हुई है, क्योंकि आप देखिए वहां पर जो गाड़ी है वो बिल्कुल जलती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ है ये तेल अवीव के रिहायशी इलाके में अब या तो ये ड्रोन गिरा है या फिर यहां पर मिसाइल गिरी है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। हमारे साथ हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमरागा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं रोविंदर सचदेवा सर, फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं। सुशील सिंघल सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। हमारे साथ रवि कुमार सर हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट। और रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास सर हमारे साथ हैं। अश्विनी श्रीवास सर, ये तेल अवीव की तस्वीर क्या बता रही है सर? लोगों की चीख पुकार और जो बार बार ये हम बता रहे हैं कि कैसे ईरान अपने हमले और तेज कर रहा है, क्या इजराइल के लिए ये संकट का समय है बहुत बड़े? हाँ बिल्कुल। देखो, मेरे को लगता है कि अमेरिका और इजराइल की कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी रह गई है। उन्होंने सोचा था कि शायद अयातुल्ला अल खमैनी अगर मारे जाते हैं तो फिर ईरान का मोराल डाउन होगा और हो सकता है वहां पर कोई न कोई रजीम कोलैप्स या चेंज हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैसे अयातुल्ला अल खमैनी मरा उसके बाद इनके हमले तेज हो गए। और इस बार इन्होंने क्या किया है कि जिस प्रकार से इन्होंने मिसाइलें हाइपरसोनिक भी लगा रखी थी और ड्रोन जैसे शाही ड्रोन जो है बहुत सटीक हमले कर रहे हैं। यूं तो इस बार इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत किया था, जिसमें आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, डेविड स्लिंग भी है, एरो सिस्टम भी है, पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। इसके बावजूद भी 15 से 20% सुनने में आया है मिसाइल ने जाके हिट करनी अपने टारगेट पे और काफ़ी नुकसान टेलीविव। मैं कुछ और बताना चाहूँगा हुआ क्या है इसको प्रत्युष कि ईरान ने इसको इस बार पूरे मिडिल ईस्ट को जहां पर भी बेसिस अमेरिका की उनको भी टारगेट किया। उससे क्या हुआ है, एक तो इकोनॉमी डाउन होगी, एक प्रेशर आएगा इन लोगों का अमेरिका पे कि इसको युद्ध को बंद करें, और तीसरा आप देखना ऑयल के रेट्स बहुत ज्यादा, हरमुज को बंद कर दिया, स्टेट ऑफ हरमुज को 15% के करीब तो अभी बढ़ गए हैं। हो सकता है $150 पर बैरल जाए, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। और मुझे लगता है ठीक है अश्विनी सर, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। कमरागा सर, अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो आज सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि क्या ईरान में आया भूकंप कहीं परमाणु परीक्षण का ये टेस्ट संकेत तो नहीं है?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके पास अभी परमाणु उन्हीं ने बना। हाँ, किसी ने अगर उनको दिया है, रशिया ने या चाइना ने, तो बात दूसरी है। अदरवाइज़ ऐसे कोई संकेत है नहीं। हाँ, उनके पास 60% इनरिच यूरेनियम है जिसका वो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं, लेकिन उससे इस तरह के भूकंप नहीं होंगे। दूसरी बात ये भी है कि ईरान का ये जो क्षेत्र है ये सिस्मिक रीजन कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे भूकंप बराबर आते रहते हैं और इस तरह की भी रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे इसको अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट है। अगर ये भी हो सकता है कि किसी ने उन पे यूज़ किया तो नहीं है, बाहर से तो नहीं, किसी ने अटैक तो नहीं किया है। न्यूक्लियर का इस्तेमाल हो सकता है आने वाले समय में या कभी भी, जिसकी भी संभावना है। अगर जिस तरीके से इजराइल पे ये अटैक कर रहे हैं तो इजराइल ने से इस बात की उम्मीद की जाती है कि वो, लेकिन आप इस भूकंप के झटके को आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये इसका कोई परमाणु परीक्षण से कोई संबंध है? इसलिए कि जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, हम पूरी तो हमके पास जानकारी है ना आपके पास है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स वहाँ से हमने पढ़ी हैं, देखी हैं, वहाँ पे इस तरह की इनके पास है नहीं। हाँ, किसी ने इनको दिया है कोई परमाणु। हम तमाम तस्वीरों के साथ, अपडेट्स के साथ इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रहा है, ईरान की मिसाइलों का नया वीडियो सामने आया। कादर इमाद मिसाइल का वीडियो है ये देखिए, ईरान अपने मिसाइलों के जखीरे को बिल्कुल पूरी तरीके से जंग के मैदान में उतार चुका है। और ये देखिए, जब उसकी मिसाइलें गरज रही हैं और सीधे जाकर इजराइल में बरसने के लिए वो तैयार है। हालांकि कई मिसाइलें इंटरसेप्ट करके इजराइल भी हवा में ही नष्ट कर रहा है, लेकिन कुछ एक मिसाइलें वहां पर हिट कर रही है अपने टारगेट को। IRGC की तरफ से कुछ वीडियोस भी सामने आते हैं जिसमें IRGC ये दावा करता है कि उसने इजराइल के कई अहम ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। अब ये नया वीडियो है ईरान की तरफ से, कादर और इमाद मिसाइल का ये वीडियो। शंकर प्रसाद सर, ये इस तरह की जंग में देखा गया है कि ये वीडियोस को लेकर के एक साइकोलॉजिकल वॉर भी खूब होता है कि हमने ये मिसाइल उतार दी, हमने ये मिसाइल उतार दिए, यानी कि सामने वाला ये डरे कि अभी जंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी और सामने वाला इतनी जल्दी सरेंडर करेगा नहीं। जी देखिए, इसमें बड़ी बात समझने की ये है कि जब भी दो पार्टीज, दो पावर्स एक कॉम्बैट में जाती हैं, एक लड़ाई के माहौल में जाती हैं, तो उन्हें एक दूसरे का अप्रिसिएशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और उस अप्रिसिएशन में सबसे नंबर 1 रिक्वायरमेंट होती है कि एनिमी की स्ट्रेंथ और एनिमी की सर, आपकी आवाज़ में कुछ, सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं ये इसे तुरंत दुरुस्त कराता हूँ। मैं रुक करूँगा एक बार। सिंगल सर, आपका सिंगल सर, ये वीडियोस IRGC की तरफ से दावा करना, फिर IRGC की तरफ से कल आपको याद होगा ये दावा करना कि हमने सीधे इजरायली PM के दफ्तर को और आवास को हिट कर दिया है, ये क्या साइकोलॉजिकल ये गेम प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आजकल तो ये हाइब्रिड वार का जमाना है। और जितनी बार जो लड़ाई जो है जमीन पे होती है या हवा में होती है, उससे ज्यादा जो है इंटरनेट पे होती है। तो ये तो परसेप्शन बनाने का एक तरीका होता है, पब्लिक ओपिनियन बनाने का तरीका होता है। तो इसमें आजकल सच और झूठ में बड़ा फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और दोनों साइड अपने अपने वो करती हैं, अपनी तरफ से एग्जेजरेट करती हैं और बाद में पता लगता है कि कुछ और भी बात थी। तो ये जो क्लेम किए जा रहे हैं, काउंटर क्लेम किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से जब तक उनका प्रॉपर एविडेंस इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड नहीं होता तब तक हमें उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, मैं आना चाहूंगा उस खबर पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण कर रहा है, और साथ ही ये भी कि अगर नेवाडा में, अमेरिका में भी अगर इस तरह के खेल चल रहा है तो क्या ये दोनों मानसिक रूप से क्या इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं? क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकता है? ये तो बहुत ही खतरनाक संकेत होंगे अगर ऐसा हुआ सर। सिंगल सर, नहीं, मेरे ख्याल से तो आई थिंक वी आर रीडिंग टू मच। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है या इजराइल तो सो पावरफुल कि उनको परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक हम सबकी जानकारी है, ईरान के पास में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। वो डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन
रियल परमाणु बम बनाना वो मेरे ख्याल से अभी उनकी कैपेबिलिटीज नहीं आई हैं अभी तक उनमें, तो इसलिए उसके बारे में बात करना तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा टू अर्ली। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, मेरे ख्याल से तो अमेरिका सो स्ट्रांग कि उनको इस तरह के डेस्परेट मूव, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा वो डेस्परेट मूव सर्वाइवल के लिए अपना करेगा, जब लास्ट मिनट, जब तक सबको मालूम है कि लास्ट रिजॉर्ट होता है। तो वो मेरे को नहीं लगता कि अमेरिका को इस तरह की कोई आवश्यकता है या इजराइल को कोई इस तरह की आवश्यकता है कि वो इस तरह का मूव करें। और इजराइल का, जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो है उनके पास में जो एविडेंस है वो ये है कि 60% तक का उनके पास में उन्होंने जो है उसको प्योरीफाई किया हुआ है। इट्स नॉट ए बॉम्ब ग्रेड एज येट। ठीक है, इसलिए डर्टी बॉम्ब बन सकता है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियाद छोड़ दिया है, मैड्रिड के लिए निकल गए हैं रोनाल्डो। मिडिल ईस्ट में भयावह हालात को देखते हुए रोनाल्डो ने रियाद छोड़ दिया है। आपको याद होगा रियाद में वहां पर यूएस एम्बेसी को टारगेट किया था ईरानी मिसाइल ने। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियाद को छोड़ दिया है, मैड्रिड के लिए वो निकल चुके हैं। मशहूर फुटबॉलर है। तो मिडिल ईस्ट के जिस तरीके के हालात वहां पर फुटबॉलर रोनाल्डो ने यह फैसला लिया है, रियाद छोड़ा है तुरंत और मैड्रिड के लिए वो निकल चुके हैं। मैं एक बार फिर से कमर आगा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मतलब मिडिल ईस्ट को तो ईरान ने बिल्कुल पूरी तरीके से जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। लेकिन एक जो बात कही जा रही है कि बार बार ईरान मिडिल ईस्ट को इतना ज्यादा हिट क्यों कर रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं इसलिए कि वो अंत में जाकर अमेरिका से कहें कि अब बस करो, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो रहा है, हम झेल रहे हैं इस जंग को। नहीं, उन्हीं ने पहले ही कहा था कि जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस हैं, जिसकी भी धरती या उनकी एयर का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, हम वहाँ पे टारगेट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनका एक प्लान था कि तेल की सप्लाई, वो बार बार कहते भी थे कि हम तेल की सप्लाई को भी डिसरप्ट करेंगे, ताकि तेल की कीमत, जाहिर सी बात है, ताकि प्रेशर पड़े अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर, और पड़ भी रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ये दो तरीका था तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करने का, एक तो गल्फ ऑफ हॉर्मूज को बंद करना, जो उन्हीं ने किया है, अनाउंस किया है। फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जहाँ जहाँ तेल के बड़े बड़े ठिकाने हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि आरामको की एक यूनिट को उन्हीं ने हिट कर दिया, यूएई की भी एक यूनिट को उन्हीं ने हिट किया है, कतर में एलएनजी को हिट किया है। कतर की एलएनजी को हिट करने से कल रात में मैं देख रहा था अल जज़ीरा पे कि 50% दाम गैस के वहाँ पे बढ़ गए थे। और तेल के दाम आने वाले समय में भी बहुत, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो यूएस इकनॉमी पे ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पे असर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ, उसमें हमें चाहिए लगातार तेल की सप्लाई और सस्ते दाम पे, यानी ठीक दाम पे, वाजिब दाम जो है उसके ऊपर। और हमारे लिए तेल के दाम का बढ़ना ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए भी खड़ी हो सकती है। फिर हमारे लोग हैं वहाँ, 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं। मैं शंकर प्रसाद सर अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनका रुख करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं रवि सर आपका रुख कर रहा हूँ, जो सवाल मैंने अपने बाकी मेहमानों से भी किया, आप ज़रा बताएं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जो भूकंप आए हैं, ये भूकंप क्या बता रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार। मेरा देखिए मानना यह है कि जो कुछ जानकारी हमें इस भूकंप के बारे में है, तो इसमें यह बताया गया है कि ये 10 किलोमीटर की गहराई पे है। दोनों बातों को मैं अलग तरीके से देखूंगा। क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन जहां तक इस भूकंप का सवाल है, 10 किलोमीटर की गहराई में कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं किया जाता। 10 किलोमीटर तक पहुंचना, न्यूक्लियर डिवाइस को लगाना, कुछ भी करना, ये लगभग असंभव है। तो ये अगर मान लीजिए होता करीब 1 किलोमीटर की गहराई पे होता ज्यादा से ज्यादा, तो हम कुछ सोच सकते थे इस बारे में। लेकिन 10 किलोमीटर नीचे जाके न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। सर जरा एक बात और बताइएगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये 4.3 है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता, और अगर न्यूक्लियर टेस्ट होता तो ये 4.5 से अधिक रहता है इसका स्केल।
नहीं, देखिए ये बात तो कहना मुश्किल है, क्योंकि 4.3 और 4.5 में जो है वो अंतर अपने आप में, अगर अर्थक्वेक को देखें, क्योंकि ये एक लीनियर स्केल नहीं होता, एक्सपोनेंशियल स्केल होता है जी। यानी कि अगर 4 और 5 की बात करें तो 5 की स्केल जो है वो 4 से 10 गुना अधिक होती है, लेकिन 4.3 और 4.5 ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि न्यूक्लियर डिवाइस हमने कहाँ लगाई, कितनी जगह पे लगाई, इन सब बातों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 10 किलोमीटर की जगह पे जाके। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लेबनान के बेरूत पर इजराइल का हमला हुआ है। इजरायली हमले से बेरूत दहल गया है। लेबनान में इजराइल लगातार स्ट्राइक कर रहा है। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए यहां पर लगातार स्ट्राइक्स हो रही है। और ये देखिए, लेबनान इजरायली हमले को वहां झेल रहा है, क्योंकि इसमें हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सभी ने कहा कि वो ईरान के साथ हैं। ये प्रॉक्सी है ईरान के, और कोई भी देश ईरान के साथ नहीं खड़ा है। ये सारे जो संगठन है ये खड़े हैं इसके साथ, और इजराइल के निशाने पर हैं ये सभी के सभी। मैं एक बार फिर से अश्विनी श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स में दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक स्टेटमेंट को हम आपको दिखाते हैं। ईरान में शासन बदलना मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, ये कह रही है अमेरिका के उपराष्ट्रपति। परमाणु बम ना बना सके ये हमारा असल लक्ष्य है, जिसके लिए अमेरिका पिछले कई सालों से लगा हुआ है। उनका यूरेनियम प्रोसेसिंग सेंटर हम नष्ट कर चुके हैं, ये इनका दावा अमेरिका का। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ही हमने नष्ट किया है, ये उपराष्ट्रपति की तरफ से यह दिया गया बयान अमेरिका के। लेकिन ईरानी एटमी हथियार बनाने पर तुला रहा, यह अमेरिका कह रहा है कि वो माना नहीं, इसी वजह से हमने ईरान पर हमला किया। यानी कि वो अपना मकसद अमेरिका बार बार बता रहा, लक्ष्य है ईरान के पास कभी एटमी हथियार ना हो, ये अमेरिका कह रहा है। ईरान में मित्र सरकार आए तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी लक्ष्य ये नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से ये मैसेज है। मैं सिंगल सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये बार बार अमेरिका की तरफ से बयान कि हमारा ये प्राइमरी लक्ष्य नहीं है, हमारा ये प्राइमरी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? रिजीम चेंज, खामनेई को खत्म करना। लक्ष्य क्या? परमाणु जो कह रहे हैं कि हमने नष्ट कर दिया, यानी कि जो पिछले साल जून में जो धमाके वहां पर अमेरिका ने किए वो सफल हो गया। आपको लग रहा है कि ईरान का जो कार्यक्रम चल रहा था, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, वो खत्म हो गया? नहीं, अगर वो खत्म हो गया तो अब हमले की आवश्यकता क्या है? Yes. अगर जो कह रहे हैं कि हमने पहले उनका खत्म कर दिया, उनकी सारी उसको स्टॉक पाइल को और ये सब हमने खत्म कर दिया, तो अब इस हमले की आवश्यकता क्या थी मेरे विचार से? फिर ये नेगोशिएशन किस लिए कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आप जीरो पे लाइए, इजराइल भी कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, तो वो क्यों कह रहे थे? तो जेडी वांस जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद अपने पहले उसको ढंग से पढ़ा नहीं है, कि जो या पहले वाला ब्रीफ है वो पढ़ रहे हैं, अब नया ब्रीफ नहीं पढ़ा उन्होंने अपना। तो ये जो क्लेम है वो एक्चुअली हम सभी को मालूम है कि उसमें वो कोई सक्सेसफुल नहीं है। रविंदर सचदेवा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर सचदेवा सर, मतलब इस नजरिए से भी इसे देखा जा रहा है कि मतलब ये तो दादागिरी वाली बात हो गई ना, ये डंडा चलाने वाली बात हो गई। खुद रखे परमाणु हथियार तो सही है, दूसरा कोई ना रखे, और अब सबको मकसद बताते फिर रहा है अमेरिका। कोई शक है? और केवल अमेरिका ही नहीं, इजराइल रखे परमाणु बम। इजराइल पे न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वो कहता कि ईरान पे नहीं होने चाहिए, मेरे पे होने चाहिए। जिसकी लाठी जिसकी चलती वो चलाओ, ये इस समय असलियत है। कपल ऑफ थिंग्स, ये जो रूबियो की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जेडी वैंस की दे रहे हैं, इसमें देखिए यस ऑब्जेक्टिव तो इनका 2-3-4 कंबाइंड है। केवल यही नहीं है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए थी यूरेनियम की, ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाता है। इनका ये भी एक और बहुत बड़ी कंडीशन थी कि आपके जो मिसाइल्स हैं उनकी डेवलपमेंट रोको, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल नहीं होने चाहिए ताकि इजराइल तक ना पहुंचे। वहां ट्रंप ने बाय द वे एक अपनी इंटरप्रिटेशन देके कह दिया था, अपने रीजन देते हुए जंग के, कि इनके मिसाइल ऐसे हो गए जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। वो गलत है, इनके मिसाइल पहुंच ही नहीं सकते। तो जो रिक्वायरमेंट थी इनकी कि भाई एनरिचमेंट रोको, मिसाइल की डेवलपमेंट रोको और प्रॉक्सीज को मदद करना बंद करो, वो तो खैर अलग है। तो मेन दो ये चीजें थी। और इसके अलावा अभी जो ये गए ऑब्जेक्टिव क्लियर कट, रेजिम चेंज नहीं तो रेजिम कोलैप्स है। कि ये रेजिम कोलैप्स हो जाए, वहां पे कोलैप्स होके जो भी हो, त्राई हो, कयास हो, अनार्की हो, वहीं के अंदर ही अंदर रहे, आपस में लड़े मरे जो भी, तो जो अगला आएगा शायद इस रेजिम से अलग आएगा। ये इनका ऑब्जेक्टिव है वेरी क्लियर। शंकर प्रसाद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने पूरी ताकत नहीं लगाई है, ये कह रहे हैं, मतलब वो क्या कहते हैं? इससे ज्यादा वो और आगे अमेरिका क्या कर सकता है?
अमेरिका ज़्यादा क्या कर सकता है वो सब दुनिया को मालूम है। जो जिस तरह से बात करता है वो ये दिखा रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, और न्यूक्लियर हथियार 3 डिफरेंट स्टेजेस का है, टैक्टिकल से लेके पूरा तबाही मचाने तक का है। बात ज़रूरी ये नहीं है कि न्यूक्लियर करेगा कोई कि नहीं करेगा, बात समझने की ये है कि ये इस युद्ध से पूरे विश्व में खलबली मच गई है। सब बातें आपके पैनलिस्ट बता चुके हैं, खबरें आ रही हैं। मेरा कहना ये है आज की तारीख में कि दिस वॉर शुड बी स्टॉप, इस लड़ाई को बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया है अब। और इसमें 2 बातें अगर आप मुझे 2-3 मिनट का समय दें तो समझाना चाहता हूँ। हम लोगों ने इस लड़ाई में यूक्रेन से कुछ नहीं सीखा, हमने इस लड़ाई में गाज़ा की लड़ाई से कुछ नहीं सीखा। हमने ये हमारे सिंदूर में हमने पूरे विश्व को सिखलाई देने की कोशिश की कि आपका एम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। बिल्कुल। अभी इनके 4 दिन हो गए और पूरा सत्यानाश करके रख दिया और कोई इसका अंत नजर नहीं आ रहा है अभी। जी, तो इसमें आप दूसरी कह रहे हैं बात कि जो मैं जंग को आपको जल्द से जल्द रोकना चाहिए, ये पूरे विश्व के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। मुझे बता दीजिए जरा आप। जंग पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आई यूएई के फुजेराल ऑयल प्लांट में आग लग गई। ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने के बाद यहां पर आग लगी। आसपास के इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये है ऑयल प्लांट, ये फुजेरा ऑयल प्लांट है जहां पर बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन है। ईरानी ड्रोन का मलबा जिसे हवा में नष्ट किया गया, लेकिन जो मलबा ऊपर से नीचे गिरा वो सीधे जाकर के ऑयल प्लांट में गिरा और उसके बाद वो ऑयल प्लांट कैसे धधक रहा है आग के शोलों में, ये आप देख सकते हैं। अश्विनी सिवा सर, ईरानी विदेश मंत्री ने चीन के अपने काउंटर पार्ट से, अपने समकक्ष से बात की है। मतलब इसका क्या मतलब हम निकालें? क्या चीन से बैकडोर कोई मदद पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। देखो सच्चाई क्या है प्रतुल, आज ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान के साथ अगर देखें तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया है। इन्होंने इनकी मदद की है, मिसाइलें भी दी हैं, ड्रोन भी दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। चीन ने इनको HQ-9B और HQ-15 और इसी प्रकार से S-300 जो है रूस ने दिया। मगर आज की तारीख में रूस यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है, वो ज़्यादा इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चीन है, उसका फोकस ताइवान की तरफ है, मगर वो मदद करने की कोशिश करेगा। अभी भी वो स्टेटमेंट जो है वो पास कर रहा है ईरान के पक्ष में और ये कह रहा है ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, और रूस भी यही कह रहा है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसके न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। रियल टाइम इंटेलिजेंस जो चीन है अपनी सैटेलाइट, जो स्पाई सैटेलाइट है उसकी मदद से पिन पॉइंट दे रहा है। तभी ये कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू को टारगेट करेंगे। मुझे लगता है कि हो क्या रहा है कि अब जो क्या करेगा ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जो ये कंट्री जिसके पर भी बेसिस थी उनको टारगेट करके क्या कर दिया, इकोनॉमी हिट की है। ये प्रेशर डालेंगे अमेरिका। बिल्कुल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त लेबनान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में मारा गया इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। अर्नोन शहर पर ये ड्रोन को नष्ट किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लेबनान से। लेबनान में इजरायली ड्रोन गिरा दिया गया है। लेबनान में ये इजरायली ड्रोन जो है ये जा रहा था, लेकिन इसे हवा में ही नष्ट किया गया है। देखिए, ये मिसाइल के साथ साथ अब ड्रोन से भी जंग लड़ी जा रही है, बहुत तेज। ईरानी ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं और उसको हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर रहा है। और ये देखिए, हवा में जब उसे नष्ट किया गया उसका मलबा गिर रहा है। और कई जगह देखा हमने, जैसा कि अभी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक ऑयल प्लांट में गिरा उसका मलबा और वहां पर आग लग गई। मैं खबर आगे सर आपके पास आऊंगा। ये मैसेज क्या जा रहा है सर? क्योंकि ईरान ने तो साफ साफ कहा कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देशों ने इस जंग में अपनी जमीन का, एयर स्पेस का इस्तेमाल करने अमेरिका और इजराइल को दिया, वो सारे के सारे गद्दार हैं। क्या मैसेज गया? इस युद्ध को शुरुआत किसने किया? कौन अपनी हुकूमत चलाना चाहता था? क्या मैसेज गया अमेरिका और इजराइल के लिए? देखिए, ये सभी देशों ने, एक तो 2 चीज़ें हुई इसमें। पहली बात तो ये कि ये बेसिस जो थे इसमें काफ़ी समय से यहाँ पे ईरान के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे ये अमेरिकन, और फिर उसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ जो गतिविधियाँ उस क्षेत्र में हो रही थी इन्हीं बेसिस से हो रही थी। और इन बेसिस का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। जून की
वॉर में भी। तो इसलिए इसके लिए वो पहले से कह चुके थे कि हम इसको टारगेट करेंगे। दूसरे अरब भी बहुत नाराज़ हैं अमेरिकन से। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमने आपको ये बेस दिए इसलिए दिए था कि आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो आप बेस छोड़ के चले गए हो। सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत नाराज़ हैं इस बात से। इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें खर्चा किए जो ध्वस्त कर दिया ईरान ने इसको। लोग तो नहीं रहे होंगे अमेरिकन ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन इक्विपमेंट जो थे, राडार्स जो थे, वो कई बिलियन डॉलर के थे, कई 100 बिलियन डॉलर इन सब देशों का जोड़ा जाए, जिसको ईरान ने बर्बाद कर दिया, जो काफ़ी समय लगेगा दोबारा से बनाने में। फिर उसके अलावा ये भी है कि एक तरफ तो ईरान इनको तोड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान की एक मैसेजिंग है। आम जनता जब इन बेसिस पे अटैक होता है तो अरब जनता भी खुश हो रही है। अरब जनता ये समझती थी, अभी तक जानती है कि ये बेस जो है ये अमेरिकन है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट अरब वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग है, गाजा को लेके खास तौर से। ये बड़े पॉइंट पर इशारा कर रहे हैं सर कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है अरब देशों के अंदर। इस बीच एक बड़ी खबर ये, ओमान के एक और पोर्ट पर अटैक हुआ है। ईरान ने सलाला पोर्ट पर अटैक किया है। अटैक के बाद सलाला पोर्ट पर आग लग गई है। रायसूद पोर्ट पर भी अटैक किया गया। ईरान के निशाने पर ओमान के पोर्ट्स हैं और ये देखिए जब पोर्ट पर अटैक किया गया उस वक्त का मंजर है ये। मैं चाहूंगा कमर आगा सर ने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ भी इशारा किया जिस और लोगों को देखना चाहिए। इन्होंने कहा कि भाई अरब देश कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर बेस अपने बनाए, मिलिट्री बेस बनाए प्रोटेक्शन के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए। अब उसी को मतलब तबाह कर रहा है ईरान। फिर काहे का प्रोटेक्शन? फिर काहे को बताते हैं कि आप सुपर पावर है, आप किसी से नहीं डरते, आपके बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धाए धाए ईरान उस पर मिसाइल अटैक कर रहा है। डेफिनेटली यस, मतलब इनके बेस तो मैग्नेट बन गए ना, धमाका मतलब अटैक के लिए मैग्नेट बन गए, टारगेट्स बन गए। बट इससे पहले आपने एक जो क्वेश्चन पूछा, आई थिंक वो क्लियर होना चाहिए। वो कई बार धुंधले में रह जाता है कि ये वॉर शुरू किसने करी है। ये वॉर 1953 में अमेरिका ने शुरू करवाई है। अमेरिका जो कहता है कि ईरान मेरा दुश्मन इसलिए क्योंकि वो कहता है डेथ टू अमेरिका, और इजराइल भी कहता है ईरान हमें ईरान से डर इसलिए क्योंकि कहता है डेथ टू इजराइल बिना किसी कारण के। अरे साहब कारण तो है 53 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को तुमने गिरवाया, प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला क्योंकि वो ऑयल कंपनी नेशनलाइज कर रहा था ईरान की, मोसद शाह को बिठाया अपना पिट्ठू, एक्सप्लॉइट करी उसकी रिसोर्सेज। शाह की भी सीक्रेट पुलिस थी सावाक जो भयानक क्रूर थी, टॉर्चर करती थी। जब वहां की जनता तरस्त हो गई शाह को, शाह के राज से उन्होंने उसको उतारा, तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा डेथ टू अमेरिका क्योंकि ये अमेरिका ने बिठाया हमारे यहाँ। और ट्रंप और मार्को रूबियो और नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान तो डेथ टू अमेरिका पता नहीं हवाबाजी से कहता है, इसीलिए हमें डर है। भाई आप सीक्वेंस तो देखो, आपने उनके साथ जो करा मेरे देश के साथ कोई ऐसा करे। भारत में मानिए कोई विदेश पिछले 30 साल पहले ऐसे करवा गया होता, किसी को बिठा दिया होता, हम लोग तरस्त होकर सड़कों पे आके उसको उठाते, हम भी कहते हैं डेथ टू। मैं रवि सर आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन चाहूंगा सिंगल सर आपसे। अपने चीनी समकक्ष से ईरान के विदेश मंत्री की ये बातचीत क्या इशारा कर रही है? आपको लग रहा है कि चीन सीधे सीधे इसमें इन्वॉल्व होना चाहेगा या बैकडोर से सपोर्ट जारी रखेगा? देखिए बात है चीन की, अगर हम अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा स्टेटमेंट आज आया है चीन के फॉरेन ऑफिस से। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ईरान से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको जो मूवमेंट है वहाँ पर शिप्स का उसको अलाउ किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, अंडरलाइन करूंगा मैं इस वर्ड लाइन को, कि हमारे इंटरेस्ट को उनको जो चीन के अपने इंटरेस्ट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने कहा कि उनकी बातचीत हुई है, तो इसके बातचीत की 2-3 मेरे को वजह नजर आती हैं। एक तो कोई जनरल कन्वर्सेशन होती हैं कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, जैसे हम भी हमारे भारत से भी बातचीत हो रही है। दूसरा कि ईरान को उन्होंने रिक्वेस्ट की हो सकता है कि भाई आप जो फॉरेन ऑफिस ने बोला है उसके बारे में बातचीत हो। तीसरा है कि हो सकता है उनको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट देने के बारे में बात हुई हो, क्योंकि चीन अभी तक यही कहता आ रहा है कि हम कोई इनको हथियार, ईरान को हथियार वगैरह कोई हम नहीं दे रहे हैं। ओपनली तो वो नहीं दे रहे हैं, अंदर खाने क्या कर रहे हैं ऑफ कोर्स ये तो नहीं कह सकते, पर मुझे लगता है कि 3 बातों के बाद इन तीनों विषय पर इनकी शायद बातचीत हुई होगी इस बारे में जो मैंने बताया। जी मैं रवि सर आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का यह बयान कि हमने पिछली बार सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि ईरान के जो फोर्डो, नतांज, यहाँ पर उसके ये जितने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और बताया जाता है कि वो इतने ज़मीन के नीचे कि अमेरिका ऊपर कई बम बरसाता रहा लेकिन नीचे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा।
जी हाँ। देखिए, ये मानना कि आप उनके न्यूक्लियर पूरा जो फैसिलिटीज हैं पूरी तरह तबाह कर देंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ। इतना आसान नहीं है इतनी जमीन की गहराई में जाकर के बॉम्ब गिरा करके उनको खत्म करना। साथ में अभी हमारे एक्सपर्ट्स और भी बात कर रहे थे कि इस लड़ाई का उद्देश्य क्या है। देखिए, अमेरिका अपने आप में आज से नहीं है, ये कई दशकों से इसकी नीयत ये रही है कि जब भी अमेरिका की इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आती है, ये कहीं ना कहीं बाहर छेड़ देता है। क्योंकि जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, वो उनका अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। मैं नहीं मानता कि ये जो लड़ाई है किसी मजहब की लड़ाई है या किसी और चीज की लड़ाई है। ये केवल और केवल अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए ट्रंप ने जैसे कहा था, मेकिंग अमेरिका। रवि सर, मैं आपसे एक और सवाल समझना चाहूंगा, बेहतर जवाब दे पाएंगे। जिसकी चर्चा हो रही है, डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, इस तरह की खबरें सामने आई कि ईरान केमिकल वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। क्या वाकई में उसके पास केमिकल वेपन है? रासायनिक हथियार का अगर इस्तेमाल हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। बिल्कुल, आप ही कह रहे हैं। डर्टी बम का अगर इस्तेमाल करता है तो ये एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि डर्टी बम को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि एक एटम बम को हासिल करना है। बहुत आसानी से इसको किया है, और जितना कुछ काम ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए करता आया है, मैं मान के चलता हूं कि उसके पास उसका सारा साजो सामान इकट्ठा हो चुका है। इसी तरह से केमिकल वेपन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं। उसके पास पूरी तरह से इसकी टेक्नोलॉजी होगी, मैं मान के चलता हूं। उसका उपयोग करता है या नहीं करता, वो एक अलग बात है। कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। कमर आ गया सर। अभी इस वक्त जिस तरीके से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, और अगर ये जंग लंबी खिंची तो इसका असर तो वैश्विक पड़ेगा सर। आज जो लोग अमेरिका के साथ हैं, ट्रंप के साथ हैं, कल को वही लोग कहेंगे कि बस करो, हो गया। सबकी जो स्थिति है वो डामाडोल हो रही है आर्थिक मोर्चे पर। जी, ये उनकी शुरू से स्ट्रेटजी थी कि तेल के दाम बढ़ा दो ताकि अमेरिका की जनता भी सड़क पे निकल आए, और ऑलरेडी उनके यहाँ अमेरिका में भी तेल के दाम बढ़ गए हैं। और फिर दूसरी बात ये कि यूरोप तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गया है। रशियन गैस जो आती थी सस्ती उनको मिलती थी, पाइप गैस थी, पाइप से आती थी। अब एलएनजी वो ख़रीदते हैं, एलएनजी ज़्यादातर उनके पास कतर से जाती है। कतर ने प्लांट बंद कर दिया, उनका काफ़ी डैमेज भी हो गया है इस युद्ध के चलते हुए। तो तेल के दाम तो बेइंतहा हर रोज़ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तेल के दाम बढ़ने से एक बड़ी समस्या पूरे दुनिया में खड़ी होती हुई नज़र आती है। और हम ईरान की जो बेसिक स्ट्रेटजी है इस पूरे वार में, वो इकोनॉमिक, इनको इतना ज़्यादा धक्का दो कि ये अमेरिकन बात करने पे राज़ी हो जाएं। अमेरिका, ईरान चाहता है कि बातचीत हो और तुरंत जितनी जल्दी युद्ध रुके उतना अच्छा है।